देखो इसमें कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी चैप्टर 5। श्रमिकों के द्वारा नियोजन की शर्तों एवं दशाओं से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के प्रयास के क्रम में सामूहिक सौदेबाजी की जाती है। सामूहिक प्रयास का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन श्रमिकों के इन प्रयासों को सामूहिक सौदेबाजी का नाम बहुत ही बाद में दिया गया। आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1891 में सिडनी वेब ने किया। बाद में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष सैमुअल गम्पर्स ने इसके व्यापक प्रयोग पर बल दिया। तत्पश्चात धीरे धीरे विश्व के कई देशों में औद्योगिक विवादों को सुलझाने तथा नियोजन की शर्तों और दशाओं के निर्धारण में सामूहिक सौदेबाजी की भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं के समाधान में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ क्या होता है? जैसे कि सामूहिक सौदेबाजी जो होती है वो दो पक्षकारों के बीच विचार विमर्श एवं वार्ता की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि अपनी मांगों पर नियोजकों के साथ मोल तोल करते हैं। यदि बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझ जाता है तो दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं। समझौते पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर होता है। कई समझौते मौखिक भी होते हैं अथवा यह समझौता लिखित और अलिखित दोनों हो सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी की कई परिभाषाएं दी गई है, जिनमें कुछ निम्नलिखित है। सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी दो पक्षों के मध्य विवाद तथा वार्ता की एक प्रक्रिया है जो एक अथवा दोनों पक्षों के कुछ व्यक्तियों के समूहों के बीच हो सकती है। विचार विमर्श का निर्णय कार्यकारी दशाओं एवं नियोजन संबंधी समझौता का रूप लेता है। अधिक स्पष्ट रूप से सामूहिक सौदेबाजी वह प्रक्रिया है जिसमें नियोजन और कर्मचारी समूह कार्य की दशाओं से संबंधित कोई समझौता करते हैं। रिचर्डसन के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी तब संभव है जब कई श्रमिक मिलकर विचारों के आदान प्रदान का एक प्रयास नियोजक और उसके समूह के साथ सामूहिक रूप से किसी समस्या के निवारण हेतु करें। यह विवाद रोजगार की शर्तों श्रमिकों से संबंधित होनी चाहिए। जूलियस के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक ओर सेवा योजक तथा दूसरी ओर कर्मचारी के प्रतिनिधि इन दशाओं जिनके अंतर्गत वे काम करेंगे तथा उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दिया जाएगा के लिए ठहरावे पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। सौदेबाजी की प्रक्रिया के द्वारा दोनों पक्ष आम सहमति की स्थिति में आते हैं जिनके अनुसार आपसी समझौता होता है। सामूहिक सौदेबाजी एक वार्तालाप की प्रक्रिया है। इसमें दो पक्ष भाग लेते हैं, एक नियोजक और श्रमिक के पक्ष। सौदेबाजी नियोजन की शर्तों दशाओं से संबंधित होती है और इसमें कोई व्यक्तिगत समझौता नहीं होता है। सौदेबाजी की प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्ष आम सहमति की स्थिति में आते हैं जिसके अनुसार आपसी समझौता हो पाता है। सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता क्या है? इसमें जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे व्यक्तिक क्रिया के विपरीत ये एक सामूहिक क्रिया है और इसकी शुरुआत श्रमिकों के प्रतिनिधि करते हैं। ये एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। ये आपसी लेन देन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी विवाद का समझौता होता है। ये तभी सफल हो सकता है जब दोनों इसे सफल बनाना चाहें। ये एक गतिशील प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा श्रमिकों के सम्मान की रक्षा होती है क्योंकि वे अपने नियोजन की दशाओं एवं शर्तों के निर्धारण में हिस्सा लेते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा ऐसे तंत्र का निर्माण होता है जिससे श्रम एवं प्रबंधन के बीच व्यवस्थित संबंध स्थापित हो सके। इस प्रक्रिया के द्वारा औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना होती है और एक पक्षीय निर्णय की प्रथा को यह समाप्त कर देती है। इस प्रक्रिया के द्वारा श्रमिक स्वयं अपनी दशाओं के निर्धारण की बात करते हैं ताकि वे संस्थान में अपेक्षित ढंग से रह सकें। यह एक प्रतियोगी प्रक्रिया न होकर सहयोगी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष से वह लेने का प्रयास करते हैं जो उसके पास नहीं है। सामूहिक सौदेबाजी एक कला है और मानवीय संबंधों का विकसित रूप भी। सामूहिक सौदेबाजी में हड़ताल और तालाबंदी का अधिकार होता है। श्रमिकों द्वारा हड़ताल किए जाने के भय से ही नियोजक वार्ता में तत्परता दिखाते हैं और इसी तरह नियोजकों के तालाबंदी के भय से श्रमिकों के प्रतिनिधि समझौता करना जरूरी समझते हैं। सामूहिक सौदेबाजी दो तरह की होती है, एक वैधानिक होती है और एक अवैधानिक होती है। वैधानिक स्टेट बॉडी होता है और ये नॉन स्टेटरी होता है। वैधानिक सामूहिक सौदेबाजी जब किसी देश या राज्य में सामूहिक सौदेबाजी जैसे विषय पर कानून बनाया जाता है तो उसी कानून को आधार मानकर नियोजक और श्रमिक के बीच सामूहिक सौदेबाजी की जाती है तो उसे वैधानिक सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है। भारत में अभी तक सामूहिक सौदेबाजी के लिए कानून नहीं बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि जैसे देशों में कानून बना दिया गया है।
अवैधानिक सामूहिक सौदेबाजी: इस प्रकार की सौदेबाजी करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें नियोजक और श्रमिक अपनी इच्छा के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी करते हैं। उदाहरण के लिए भारत सबसे उपयुक्त है। देखो, सामूहिक सौदेबाजी की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी के लिए प्रबंधक और मजदूर के बीच कई प्रकार की पूर्वाकांक्षाएं या प्रक्रियाएं शामिल की जा सकती हैं। ये निम्न है। वार्ता के पूर्व का चरण। वार्ताकारों का चुनाव, सौदेबाजी की व्यूह रचना और सौदेबाजी की युक्ति और अनुबंध। वार्ता के पूर्व का चरण, इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय वस्तु पर ध्यान रखना चाहिए। श्रम अनुबंध के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। श्रम में जो अनुबंधन किया गया है उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। पहले के श्रम अनुबंधों का विश्लेषण कर उनकी वास्तविक तथा भविष्य में आने वाली लागतों को ज्ञात करना चाहिए। किन्हीं तकनीकी अथवा उत्पादन विधियों में होने वाले परिणाम स्वरूप श्रम शक्ति की मात्रा एवं आवश्यकता के परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए। समस्त उद्योग में प्रचलित वेतन और मजदूरी दरों का सीमांत लाभ या अन्य आर्थिक प्रावधानों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। वार्ताकारों का चुनाव कैसे होगा? जैसे कि प्रबंधकों एवं मजदूरों को वार्ताकारों के चुनाव में विशेष ध्यान देना चाहिए। स्पष्टवादी होना चाहिए, दुर्भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, इसे तात्कालिक लाभ नहीं उठाना चाहिए, इसे व्यक्तिगत रूप से पूर्ण ईमानदार होना चाहिए, इसे कानून और कानून के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सौदेबाजी की व्यूह रचना स्ट्रैटेजी। सौदेबाजी शुरू करने से पहले सौदेबाजी की व्यूह रचना निर्धारित कर लेनी चाहिए। मोटे तौर पर निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रबंधक को यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि वे किस सीमा तक श्रमिकों की मांगों को मानने की स्थिति में है। सौदेबाजी की व्यूह रचना में हड़ताल के भय का प्रभाव नहीं होना चाहिए। वार्ता के प्रतिनिधि मान्यता प्राप्त होने चाहिए और वार्ता के दौरान उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वार्ता किसी राजनीतिक प्रयोजन से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सौदेबाजी की युक्ति टैक्टिस, इसके अंतर्गत निम्न बातें आती हैं, जैसे मांगों को एक एक करके निपटाना चाहिए और एक के पूरे हो जाने पर ही दूसरी पर वार्ता करनी चाहिए। दूसरे पक्षकार को अपने तर्कों और तथ्यों से प्रभावित करना चाहिए। प्रयोगात्मक समझौता होना चाहिए, मोल तोल करना चाहिए, वार्ता को व्यवहारिक सौदे का रूप देना चाहिए और दूसरे पक्ष को वैधानिक धमकी देनी चाहिए। अनुबंधन हो गया, जिसे सामूहिक सौदेबाजी में विभिन्न तरीके का प्रयोग करते हुए दोनों पक्ष एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कुछ बातें निश्चित कर लेते हैं, उनको लिखकर दोनों पक्षकार हस्ताक्षर करके स्वीकार करते हैं। वह सामूहिक अनुबंध कहलाता है। दोनों पक्ष इस अनुबंध का पालन करते हैं तथा अनुबंध की अवधि में कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो अनुबंध के विपरीत हो। इस प्रकार दोनों पक्षकार सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा औद्योगिक विवाद सुलझाने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे उपरोक्त बताए गए पूर्वाकांक्षाओं का ही प्रयोग करते हैं। सामूहिक सौदेबाजी का महत्व क्या है? सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा नियोजक और श्रमिक किसी विषय पर आपसी वार्तालाप करते हैं। समझौता होने के बाद उद्योग में शांति स्थापित हो जाती है, साथ ही राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होता है। अतः इसके महत्व को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। नियोजक के स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। औद्योगिकरण के आरंभिक काल में नियोजक अपनी इच्छानुसार श्रमिकों को नियोजित करते थे और नियोजन से हटा देते थे। साथ ही नियोजन की दशाओं और शर्तों को बिना किसी हस्तक्षेप के निर्धारित करते थे और अपनी इच्छानुसार परिवर्तन लाते थे। लेकिन सामूहिक सौदेबाजी के विकास से नियोजकों की इस स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हुआ है। श्रमिकों की दशाओं में सुधार में सहायक, जिसे सामूहिक सौदेबाजी श्रमिकों द्वारा ही उठाया जाता है, जिसमें श्रमिकों को अधिक लाभ होता है। इसके द्वारा श्रमिकों को अधिक मजदूरी, कार्य के कम घंटे, कार्य की अच्छी दशाएं, विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं, आर्थिक सुरक्षा इत्यादि प्राप्त होती है। सहयोग की भावना देखो, जैसे कि जिस उद्योग और प्रतिष्ठान में सामूहिक सौदेबाजी होती है वहां नियोजक और श्रमिक के बीच सीधा संबंध होता है और दोनों पक्ष आपसी वार्तालाप के द्वारा समस्या का समाधान कर लेते हैं। फलस्वरूप सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। प्रतिष्ठान के स्तर पर समस्याओं का समाधान में सहायक होना। वार्तालाप की प्रक्रिया अधिकांशतः नियोजन स्थल पर ही कर ली जाती है, जिससे श्रमिकों को अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही ये कम खर्चीला होता है, जिससे आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ता है। मजबूत श्रम संघ का विकास। जैसे देखो, इस प्रक्रिया के द्वारा उद्योग में श्रम संघ द्वारा नियोजन के साथ वार्तालाप किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा उद्योग में श्रम संघ द्वारा नियोजक के साथ वार्तालाप किया जाता है। अधिकांश समझौता श्रमिकों के पक्ष में होते हैं, क्योंकि सामूहिक सौदेबाजी श्रमिकों द्वारा ही उठाया जाता है। अतः समझौता होने के फलस्वरूप श्रम संघ में मजबूती आ जाती है और अनेक सदस्य श्रम संघ से जुड़ जाते हैं। औद्योगिक शांति। सामूहिक सौदेबाजी के तहत दोनों पक्ष आपसी वार्तालाप कर समस्या का हल निकालते हैं, जिससे हड़ताल और औद्योगिक विवाद समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप औद्योगिक शांति स्थापित हो जाती है।
नव्य प्रक्रिया क्या है? सामूहिक सौदेबाजी के जरिए पारस्परिक आदान प्रदान घटने बढ़ने या रवैये में परिवर्तन लाने की गुंजाइश बनी रहती है। जैसे जैसे सौदेबाजी आगे बढ़ती है वैसे वैसे पक्षकार अपनी स्थिति के अनुसार अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। औद्योगिक प्रजातंत्र क्या है? सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में संस्थान का पूरा औद्योगिक समाज शामिल होता है, अर्थात दोनों पक्ष अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो शीर्ष स्थल पर वार्ता के माध्यम से नियमों का सृजन करते हैं। इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक प्रजातंत्र औद्योगिक सरकार का निर्माण करती है और प्रजातांत्रिक मूल्यों का पोषण करती है। श्रम मानकों के स्थापना में सहायक होती है। इस प्रक्रिया के दौरान नियोजक और श्रमिक के प्रतिनिधि नियोजन की शर्तों और दशाओं के बारे में मोलतोल करते हैं और सहमति होने पर लिखित समझौता होता है जिस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर भी होते हैं और इस प्रकार उद्योग में नियोजन एवं शर्तों और दशाओं से संबद्ध मानक स्थापित होते हैं। श्रम दशाओं में सुधार कैसे कर सकते हैं? सामूहिक सौदेबाजी से श्रमिकों की समस्या पर वार्ता एवं निदान संभव हो जाता है। फलस्वरूप श्रमिकों का शोषण रुक जाता है और उनकी आर्थिक और अन्य हितों की पूर्ति होने लगती है। उत्पादन में वृद्धि। इस प्रक्रिया के द्वारा समझौता हो जाने पर औद्योगिक शांति स्थापित हो जाती है जिससे श्रमिक कार्य करने लगते हैं। फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। हड़ताल एवं तालाबंदी समाप्त हो जाती है। सामूहिक सौदेबाजी हड़ताल तालाबंदी के बाद होती है। सामूहिक सौदेबाजी जो होती है वो हड़ताल और तालाबंदी के बाद होती है। वार्ता होने के बाद जब समझौता हो जाता है तो हड़ताल और तालाबंदी समाप्त हो जाती है। सामूहिक सौदेबाजी के विषय क्या क्या होते हैं? इसका क्षेत्र कहाँ तक है? तो श्रम संघ के विकास के प्रारंभिक काल में सामूहिक सौदेबाजी केवल सीमित विषयों पर काम करती थी। जैसे जैसे श्रम संघ का विकास होता गया वैसे वैसे सामूहिक सौदेबाजी के विषय का भी विस्तार होता गया। आज इसका विषय क्षेत्र व्यापक है जो निम्नलिखित है। जैसे न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी में अंतर और मजदूरी की संरचना, कार्य के घंटे एवं अतिकाल मजदूरी, कठिन कार्य के लिए भत्ते, उत्पादन उत्पादकता, स्त्री और बालकों का नियोजन, सुरक्षा कार्य की भौतिक दशाएं, सवेतन अवकाश, छुट्टी, महंगाई भत्ता, बोनस, अन्य भत्ते, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड, कर्मकार क्षतिपूर्ति, प्रसूति हित लाभ हो गया, पेंशन, कल्याणकारी सुविधाएं, भर्ती चयन के तरीके, पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुशासन, छटनी, वार्षिक छुट्टी, स्थानांतरण, जबरी छुट्टी, उत्पादन परिणाम निर्धारण, उत्पादन तथा संघ की कार्यवाहियों में सहभागिता, श्रम संघों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को मान्यता देना, हड़ताल तालाबंदी, अन्य औद्योगिक कार्यवाहियां, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। परिवेदना निवारण प्रक्रिया क्या है? नियम उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था करना, श्रमिक की योग्यता माप के लिए उचित विधि निर्धारित करना। भारत में सामूहिक सौदेबाजी का विकास एवं स्थिति। भारत में सामूहिक सौदेबाजी का विकास एवं स्थिति। सामूहिक सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग भारतवर्ष में काफ़ी बाद से हुआ है। 1918 से पहले भारत में सौदेबाजी का कोई प्रत्यक्ष उदाहरण उपलब्ध नहीं है। हालांकि औद्योगिक रूप से विकसित अन्य देशों में इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की नींव 1918 में पड़ी जब अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एवं अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन के बीच हुई। ये समझौता महात्मा गांधी, अनसुईयाबेन और साराभाई और शंकरलाल बैंकर के प्रयासों के फलस्वरूप हुई। कालांतर में इसमें क्रमिक विकास होता गया और अपने वर्तमान स्वरूप में आज भी विद्यमान है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सामूहिक सौदेबाजी को सैद्धांतिक रूप से श्रम संघ संबंध के निर्धारण के लिए स्वीकार कर लिया गया, लेकिन आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति के परिदृश्य में राज्यों ने ऐसे प्रयासों को बढ़ावा नहीं दिया। अंदेशा इस बात का था कि इससे शक्ति परीक्षण होगा जिससे दोनों पक्ष प्रभावित होंगे। 1925 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में चेक ऑफ फैसिलिटी से संबंधित नियोजक और श्रम संघ के बीच वार्ताएं हुई। इसके बाद 1946 में बंगाल में डाक लेबर यूनियन और स्टीपर कंपनी के बीच लिखित समझौता हुआ। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम 1946 लागू होने के बाद सामूहिक सौदेबाजी के विकास में काफ़ी तेजी आई। बाटा शू कंपनी 1948, 1951, 1955, 1961, लेबर एल्यूमिनियम कंपनी 1951, 1956, 1961, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी 1953, 1956, हिंदुस्तान लीबर ब्रदर्स 1955, शुगर मिल एसोसिएशन 1959 के समझौते महत्वपूर्ण है। अन्य प्रतिष्ठानों में भी सामूहिक सौदेबाजी होने लगी। वर्तमान समय में सामूहिक सौदेबाजी की बात जितनी सैद्धांतिक रूप से आवश्यक मानी जा रही है, व्यवहारिक रूप से उतनी सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि इसके लिए भारत में कोई कानून नहीं बना है। नियोजक और प्रबंधक अथवा श्रम संघ के प्रतिनिधि सभी गंभीरता से सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से समस्याओं और विवादों के समाधान की दिशा में प्रयासरत नहीं रहते हैं। इसका प्रमाण श्रम न्यायालय अभिकरणों आदि में लंबित मामले का लगातार बढ़ते रहना है।
फिर भी विगत वर्ष में श्रमिक और शिक्षा और प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, शिकायत निवारण तंत्र जैसे संस्थान को अपनाए जाने से सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन मिला है। कई उद्योग में सौदेबाजी जो हो रही है, लेकिन 1991 के बाद जब नई आर्थिक नीति को अपनाया गया तो सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति प्रभावित हुई है। उदारीकरण के कारण नियोजक एवं सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपना रही है। दूसरी ओर निजीकरण के कारण नियोजक अधिक स्वतंत्र हो गए हैं। अधिनिर्णय तंत्र भी नियोजकों के पक्ष में काम करने लगे हैं। उद्योगों में बंदी छंटनी आदि की अनुमति सफलतापूर्वक दी जा रही है। हड़ताल करने पर श्रमिकों के विपक्ष में निर्णय सुनाए जाते हैं। अतः सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति वर्तमान में कमजोर हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। सिद्धांत एवं व्यवहार में यह स्पष्ट अंतर व्याप्त है। अब आवश्यकता इस बात की है कि नियोजक, श्रमिक और उनके सदस्य तथा सरकार तीनों मिलकर सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता पर जोर दें, तभी स्वस्थ औद्योगिक विकास संभव है। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की विफलता के कारण क्या है? भारत में सामूहिक सौदेबाजी की विफलता के कई कारण हैं जो निम्नलिखित है। कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होना। भारत में सामूहिक सौदेबाजी के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में सन 1982 में संशोधन कर सौदेबाजी से इनकार करना अनुचित श्रम व्यवहार माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सौदेबाजी को अभी तक वैधानिक स्वरूप नहीं प्रदान किया गया, जिस कारण यह असफल है। अपर्याप्त संघीकरण। भारत में श्रम आंदोलन की कमजोरियों के कारण संघीकरण की मात्रा काफी कम है, जिस कारण सौदेबाजी की प्रक्रिया प्रभावित होती है। आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक श्रम संघ के सदस्य संख्या बढ़ाई जाए। प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिद्वंदिता। भारत में श्रम संघों के बीच प्रतिद्वंदिता की स्थिति अधिक पाई जाती है। यहाँ एक ही प्रतिष्ठान में कई श्रम संघ कार्यरत होते हैं। एक ही श्रम संघ के बीच कई गुट बन जाते हैं जो एक ही उद्देश्य को लेकर गुटबाजी अथवा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। फलस्वरूप सौदेबाजी प्रभावित होता है और नियोजक को लाभ होता है। श्रम संघ मान्यता का अनिवार्य न होना। भारत में श्रम संघ मान्यता संबंधी कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही साथ नियोजक के लिए किसी भी श्रम संघ को मान्यता प्रदान करना भी अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में समस्या ये उत्पन्न होती है कि नियोजक किस श्रम संघ से सौदेबाजी करे, अतः इस स्थिति का लाभ नियोजक उठाते हैं। फलस्वरूप सौदेबाजी असफल हो जाती है। अधिनिर्णय की व्यवस्था। भारत में औद्योगिक विवाद को सुलझाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत अधिनिर्णय की व्यवस्था की गई है। श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। परिणाम स्वरूप विवाद के दोनों ही पक्ष आपस में समस्या का समाधान न कर अधिनिर्णय के द्वारा कराने का प्रयास करने लगे हैं। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से सौदेबाजी की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। श्रम कानूनों की उपलब्धि। भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक, सामाजिक सुरक्षा संबंधी एवं कल्याण संबंधी कानून के अंतर्गत श्रमिकों को अनेक लाभ प्रदान किया गया है। ऐसे लाभों के मिल जाने से सौदेबाजी का क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। हड़ताल पर विधिक रोक। सौदेबाजी करने के लिए श्रमिकों द्वारा हड़ताल आवश्यक है। सौदेबाजी करने के लिए श्रमिकों द्वारा हड़ताल आवश्यक है, लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। फलस्वरूप नियोजक इस कानून के सहारे सौदेबाजी नहीं करते हैं। श्रम संघ में बाह्य नेतृत्व की मान्यता रहने के कारण बाहरी नेता, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सचिव इत्यादि के पदों पर नियुक्ति होती रहती है। बाहरी नेता अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा विवाद सुलझाने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि छोटे छोटे मुद्दों पर हड़ताल, धरना इत्यादि करने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप सौदेबाजी प्रभावित होती है। उपयुक्त बाधाओं के बावजूद देश में सामूहिक सौदेबाजी का विकास निरंतर जारी है। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों पक्ष, नियोजक एवं श्रमिक, सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को बढ़ावा दें, तभी ये सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं। छठा चैप्टर है कि प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता का प्रारंभ भारत में मुख्यतः सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। 1947 के औद्योगिक संधि प्रस्ताव में औद्योगिक प्रतिष्ठान में इकाई उत्पादन समितियों के गठन पर जोर दिया गया। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में द्विदलीय उत्पादन समितियों की स्थापना की अनुशंसा की गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत गठित की गई कार्य समिति को कार्य करने पर जोर दिया गया। 1958 में संयुक्त प्रबंधन परिषद की योजना अपनाई गई और इसके बाद भारत में कई योजनाएं बनाई गई। सहभागिता का अर्थ एवं अवधारणा क्या होता है? देखो, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता।